हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट पर मैं एसके चौधरी क्लास 12th की केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्ड के एग्जाम में आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं बना है जिसमें इस रिएक्शन में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आप किसी भी ईयर का पुराना बोर्ड का पेपर उठा करके चेक कीजिए, आपको एसएन अभिक्रिया के नाम से एक क्वेश्चन उसमें जरूर मिलेगा। एसएन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक इस प्रकार की रिएक्शन है जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से, चाहे रिएक्शन पूछता है, चाहे रिएक्शन का क्रम पूछता है या उसके स्टेप पूछता है, लेकिन इस रिएक्शन में से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। रिएक्शन भी दो प्रकार की होती है, एग्जाम्पल भी बहुत सारे होते हैं। एक वीडियो में ये जो कंप्लीट टॉपिक है कंप्लीट भी नहीं होने वाला है। 2 या 3 वीडियोज में, जैसे 2 वीडियो में इसके दोनों प्रकार के रिएक्शन पढ़ेंगे और एक वीडियो में इसके एग्जाम्पल, यानी जो नेक्स्ट 3 वीडियो बनेंगे अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। और इस बार चूंकि सिलेबस कम किया गया है तो इसमें से एक की बजाय हो सकता है क्वेश्चन ज्यादा भी पुटअप कर लिए जाए, हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ ले जाए। यानी इसका मतलब नेक्स्ट 3 वीडियो में आपके लगभग 4 नंबर, यानी आप 4 अंक कंफर्म कर सकते हैं 3 वीडियो अटेंड करके। वीडियो बिल्कुल से भी ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको आसानी से जो टॉपिक है वो क्लियरली समझ आ जाए। रिएक्शन है अपनी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइडों की बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंग्लिश में इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शॉर्ट में बोलते हैं एसएन रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। देखिए सबसे पहले अपन एल्किल हैलाइड के बारे में चर्चा करते हैं। एल्किल हैलाइड इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ये एल्किल हैलाइड होता है, इसकी ध्रुवीय प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन है इस पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है और जो R है इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है। इस प्रकार से होता है एल्किल हैलाइड। अब मान लीजिए आप इस एल्किल हैलाइड की किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, दूसरे यौगिक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो दूसरे कंपाउंड में जो नाभिक स्नेही होगा, नाभिक स्नेही आप जानते हैं जिस पर माइनस चार्ज होता है या जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है उसको अपन नाभिक स्नेही बोलते हैं। जैसे यहाँ पर भी अगर आप इसको तोड़ोगे ना एल्किल हैलाइड को तो R+ और X- बनेगा। X- का मतलब ये नाभिक स्नेही हो गया, R+ यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये जो नाभिक स्नेही है ये देखिए इसमें अटैक करेगा, आक्रमण करेगा यहाँ पर R+ पर, क्योंकि R पर देखो आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ रखा है और इस पर है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव पर अटैक करेगा और ये इस पर अटैक करके यहां से इस बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे ही नाभिक स्नेही पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और टूट करके यहां से ये X- तो यानी हैलाइड आयन तो बाहर निकल जाएगा, ये नाभिक स्नेही के साथ जुड़ जाएगा। यानी इस प्रकार से रिएक्शन होगा, इस R के साथ में जुड़ जाएगा ये नाभिक स्नेही और ये X- जो हैलाइड आयन है ये यहां से रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन है जिसको अपन कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्यों कहते हैं इसको, देखिए इसका नाम ये क्यों। पहली बात ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। RX में से देखो आपने X को उठा दिया और नाभिक स्नेही को जोड़ दिया तो प्रतिस्थापन हो गया ना, तो ये एक प्रतिस्थापन रिएक्शन हो गई। दूसरी बात, जो X को आपने हटाया है, प्रतिस्थापन इसका किया है, इसका प्रतिस्थापन किसने किया, नाभिक स्नेही ने किया है। जो हैलाइड आयन है उसका प्रतिस्थापन कौन कर रहा है, नाभिक स्नेही। इसलिए रिएक्शन का नाम हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये रिएक्शन होती है और ये जो रिएक्शन है ये 2 प्रकार की होती है, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, शॉर्ट में जिसको अपन बोलते हैं SN1 रिएक्शन और SN2, एक अणु और द्वितीय अणु। ये 2 प्रकार की होती है। तो आज का अपना जो वीडियो है, आज की अपनी जो क्लास है उसमें अपन SN1 रिएक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन। तो देखिए पहले प्रकार की एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN1 अभिक्रिया। रिएक्शन वही है जो अभी मैंने आपके सामने लिखी थी। RX में से X- को निकालना, Nu- को जोड़ना। दोनों प्रकार के रिएक्शन में उस रिएक्शन को पूरे करवाने के तरीके अलग अलग होंगे, बाकी रिएक्शन वही रहेगी, दोनों के तरीके अलग अलग रहेंगे। ये वाले जो रिएक्शन पहले इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं अपन। ये जो रिएक्शन है ये 2 पदों में कंप्लीट होती है। अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी 2 स्टेप में आपको इस रिएक्शन को पढ़ना है। तो 2 स्टेप अभी लिखूंगा मैं,
दोनों स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। पहले अपन देखते हैं इसका स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है। ये है अपना RX। फर्स्ट स्टेप में इसका ये जो बॉन्ड है इसका विखंडन होता है। नाभिक स्नेह का अटैक से ये टूटेगा और नाभिक स्नेह इस पर जुड़ेगा। तो पहले स्टेप में इस R और X इसका जो बॉन्ड है इसका विखंडन हो जाता है और ये दोनों टूट करके अलग अलग हो जाएंगे। ये जब दोनों का आप तोड़ करके अलग अलग करोगे तो ये जो बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ आएंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ आएंगे, एलोजन की तरफ आएंगे, क्योंकि एलोजन खींच रहा है इलेक्ट्रॉनों को। तो एलोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और R पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये अपना जो पहला स्टेप है ये कंप्लीट हो गया। तो पहले स्टेप को आप किस प्रकार से लिखेंगे कि प्रथम पद में एल्किल हैलाइड में कार्बन एवं एलोजन के मध्य उपस्थित बंध का विखंडन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये देखिए बने क्या, जिसके परिणाम स्वरूप ये बनते हैं। अब ये देखिए क्या बने, ये तो बना है हैलाइड आयन, जो भी एलोजन होगा उसका हैलाइड आयन बन जाएगा। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड आयन बन गया, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड आयन बन जाएगा। और R+ ये क्या बन गया, ये आपके पास में बन गया है कार्बन आयन, जो आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे कार्बन आयन, या इसको आप बोल सकते हैं कार्बोकैटायन। कार्बन आयन या कार्बोकैटायन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपका क्लास 11th में पढ़ा हुआ होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको यहाँ पर जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि इस कार्बन आयन से ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो वेग है वो तय होता है। तो पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूं। सबसे पहली बात तो देखिए कार्बन आयन होता क्या है। कार्बन आयन वो स्पीशीज होती है जिसमें कार्बन के 3 तो बॉन्ड बने हुए रहते हैं और एक उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार का होता है कार्बन। ये प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक तीनों प्रकार के हो सकते हैं। प्राथमिक कब होगा, जब आप इस पर एक एल्किल समूह जोड़ेंगे और बाकी के 2 जोड़ेंगे हाइड्रोजन, ये हो गया प्राथमिक। अगर 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो ये हो गया द्वितीयक, और यदि तीनों ही एल्किल समूह है तो ये हो गया तृतीयक कार्बन आयन हो गया। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। तृतीयक कार्बन आयन, इसके बाद में ये देखिए 2 एल्किल समूह जुड़ा हुआ द्वितीयक कार्बन आयन, और 1 एल्किल समूह वाला ये होता है प्राथमिक कार्बन आयन। आपको इनके स्थायित्व का क्रम ध्यान में रखना है। अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान में है तो आपको इनके स्थायित्व का क्रम ध्यान में रखना है कि जो तृतीय कार्बन आयन होता है ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा, उसके बाद में द्वितीय थोड़ा कम स्थायी होगा और प्राथमिक सबसे कम स्थायी होगा, और अगर मेथिल है तो वो और भी कम स्थायी होगा। ये इनके स्थायित्व का क्रम होता है। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तृतीय कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, मेथिल कार्बोकैटायन सबसे कम स्थायी होता है। ये चीज अपने आगे चल करके इसी रिएक्शन में काम में आने वाली है। उसके बाद में देखिए सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। RX में R और X का बॉन्ड टूट जाता है, R+ कार्बन आयन बनता है, X- एलाइड आयन बनता है। कार्बन आयनों के स्थायित्व का क्रम भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में आपके पास में ये जो कार्बन आयन बना है यानी R+, इस R+ पर अब सेकंड स्टेप में जो नाभिक स्नेह होता है ये अटैक करेगा, और ये नाभिक स्नेह आक्रमण करके इस R+ यानी कार्बन आयन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये R और नाभिक स्नेह के बीच में बॉन्ड बन गया, और दोनों आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट यानी उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। इस तरह से 2 पदों में कंप्लीट होती है। इसमें से जो पहला पद है, प्रथम पद की जो विक्रिया है, ये स्लो स्टेप होता है यानी धीमी गति का पद होता है, जबकि जो दूसरी वाली जो रिएक्शन आपने लिखी है ये होता है फास्ट यानी ये तीव्र गति का पद होता है, यानी ये जल्दी से पूरी हो जाता है, और ये जो स्टेप है ये धीरे धीरे कंप्लीट होता है। और किसी भी रिएक्शन में कितना टाइम लगने वाला है ये डिपेंड करता है धीमी गति के पद पर, ध्यान में रखना है। ये पहले अपने केमिकल काइनेटिक्स में भी मैंने आपको बताया था, किसी भी रिएक्शन में जो धीमी गति का पद होता है वो तय करता है कि विक्रिया में कंप्लीटली कितना टाइम लगने वाला है। यानी यहाँ पर जो वेग निर्धारक पद है वो कौन सा हो गया, प्रथम पद हो गया वेग निर्धारक पद, कि वेग में कितना टाइम लगेगा, इसके कितने की स्पीड होगी। अर्थात अपन इसके लिए ये भी लिख सकते हैं कि विक्रिया का जो वेग है ये समानुपाती होगा। देखिए 11th क्लास में आपने जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़ा था कि किस रासायनिक विक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो पहली स्टेप है विक्रिया का वेग तो ये तय कर रही है, तो पहले स्टेप का अभिकारक कौन है, RX,
यानी जो विक्रिया का वेग है वो किसके समानुपाती होगा, एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होगा। समझ गए। अब इसी के साथ में मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपने जो केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चौथा चैप्टर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी अलग अलग चैप्टर वाइज, वहां पर जाकर के आप बहुत ही इजीली किसी भी चैप्टर को या किसी भी वीडियो को ढूंढना है तो ढूंढना बहुत ही आसान है, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत ही आसानी से वीडियो को ढूंढ सकते हैं। तो वहां पर अगर आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो वीडियो जरूर देखिएगा। एक अपन ने पढ़ा था अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, तो वो कोटि देखिए, ये वाली जो रिएक्शन है SN1 अभिक्रिया, इस अभिक्रिया की कोटि का मान कितना होना चाहिए, इस अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एल्किल हैलाइड की सांद्रता की पावर कितनी है, कोई पावर नहीं है, यानी 1 पावर है। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। इसीलिए ये जो रिएक्शन है इसको एक अणुक नाभिक इसने प्रतिस्थापन यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम इसीलिए इसको दिया गया है। ये जो एक अणुक शब्द है ये यहां से लिया गया है इस अभिक्रिया की कोटि में से। तो ये तो हो गया SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि, 2 पदों में होती है, किस प्रकार से होती है मैंने आपको विद डिटेल पूरी तरह से समझा दिया। तो SN1 अभिक्रिया की जो क्रियाविधि थी, 2 विधियों में वो दोनों विधियां 2 स्टेप में वो दोनों पद कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन देखते हैं एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम कि SN1 अभिक्रिया में इनकी जो क्रियाशीलता होती है, इस क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। तो ये जो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता, देखो क्रियाशीलता का मतलब क्या, पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 2 एल्किल हैलाइड है, एथिल क्लोराइड और मान लीजिए मेथिल क्लोराइड, ये दोनों एल्किल हैलाइड है और इनकी मैं SN1 रिएक्शन करा रहा हूं। तो यहां पर क्रियाशीलता का मतलब ये है कि इन दोनों में से ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन देगा, एथिल वाला फास्ट रिएक्शन देगा या मेथिल वाला, उसको अपन बोलते हैं क्रियाशीलता। तो यहां पर देखिए SN1 अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है ये डिपेंड करती है प्रथम पद में बनने वाले इस कार्बोकैटायन R+ के स्थायित्व पर। प्रथम पद में जितना ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन बनेगा वो एल्किल हैलाइड उतनी ही फास्ट रिएक्शन देगा, और यदि फर्स्ट स्टेप में बनने वाला कार्बोकैटायन बहुत ही कम स्थायी है तो वो रिएक्शन बहुत ही धीमी गति से या बहुत ही स्लो होती है। तो कार्बोकैटायनों का स्थायित्व मैंने आपको साथ में बता दिया था, सबसे ज्यादा स्थायी तृतीयक है, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक और फिर मेथिल। यानी एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम भी बिल्कुल से इसी प्रकार से होगा। सबसे फास्ट जो रिएक्शन है वो कौन सा एल्किल हैलाइड देगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। अगर SN1 रिएक्शन करा रहे हैं तो ये वाला एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। इसके बाद में द्वितीयक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन फास्ट होती है, सबसे फास्ट होती है तृतीयक की, उसके बाद में नंबर आता है किसका, द्वितीयक का, उसके बाद में किसका नंबर आएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड का, और उसके बाद में मेथिल हैलाइड का नंबर आता है। तो ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम है, ये आपको ध्यान में रखना। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपको कोई भी 4 या 5 एग्जांपल उदाहरण दे देता है अगला क्वेश्चन में, और अगला कहता है कि SN1 अभिक्रिया में इनको क्रियाशीलता के घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में सेट कीजिए। तो आपको क्रम ध्यान रखना है। जैसे आपको घटता हुआ क्रम पूछे, ये घटता हुआ क्रम हो गया, तो घटता हुआ क्रम पूछे तो सबसे पहले आप उसमें से तृतीयक ढूंढ करके उसको लिखेंगे, फिर द्वितीय को लिखेंगे, फिर प्राथमिक को, इस तरह से लिखने। और अगर बढ़ता हुआ क्रम लिखे तो आप इसको उल्टा करके लिख देना, जैसे सबसे पहले मेथिल हैलाइड हो जाएगा, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, इस तरह से। और मान लीजिए सपोज आपको बाय चांस जैसे 2 उदाहरण दिए और दोनों मान लीजिए सेम ही है, जैसे ये उदाहरण दे दिया, एक तो ये दे दिया, दूसरा उदाहरण दे दिया मान लीजिए आपको ये वाला, और ये पूछ ले कि इन दोनों में से ये वाले जो दोनों एल्किल हैलाइड है इनमें से SN1 रिएक्शन ज्यादा फास्ट कौन देगा, यानी ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी। ये भी द्वितीयक है और ये भी द्वितीयक है। उस स्थिति में आप ध्यान रखना, जिस पर बड़ा एल्किल समूह होता है उस कार्बोकैटायन का स्थायित्व ज्यादा होता है। बड़े एल्किल समूह का प्लस है प्रभाव ज्यादा होने के कारण वो कार्बोकैटायन का स्थायित्व ज्यादा होता है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो बड़ा होगा ना वो ज्यादा फास्ट, देखिए ये भी क्रम बड़े वाइजित है ना, तृतीयक बड़ा हो रहा है तो फास्ट रिएक्शन दे रहा है, द्वितीयक थोड़ा छोटा है तो थोड़ी स्लो, प्राथमिक और भी छोटा है तो और भी स्लो। तो यहां पर भी आपको वही पैटर्न अप्लाई करना है, जो बड़ा होगा उसकी रिएक्शन फास्ट होगी, जो छोटा होगा उसकी रिएक्शन स्लो होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला देखिए बड़ा है, इसकी तुलना में प्रोपिल की तुलना में ब्यूटिल ज्यादा बड़ा है, तो इसकी रिएक्शन फास्ट होगी, और ये वाला है इसकी रिएक्शन स्लो होगी उसके कंपैरिजन। तो अगर 2 प्राथमिक या 2 द्वितीयक या 2 तृतीयक अगर इस तरह के एग्जांपल आ जाए तो आप उनको भी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान में रखनी, हालांकि अपनी बुक में तो नहीं दी हुई है लेकिन कई बार बाई चांस ऐसा पूछ लेता है। तृतीयक होता है, इस तृतीयक की तुलना में देखिए क्रियाशीलता का क्रम ये हो गया, तृतीयक फिर द्वितीयक फिर प्राथमिक, ये क्रम हुआ। लेकिन कुछ एल्किल हैलाइड ऐसे भी होते हैं जो तृतीयक से भी फास्ट रिएक्शन देते हैं। दो ही है ऐसे, तो ज्यादा एग्जांपल तो है नहीं इसके, दो एग्जांपल है तो ये भी ध्यान में रखिए। तृतीयक से फास्ट रिएक्शन कौन सा देता है? एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड अपन जानते हैं, तो एलिल हैलाइड क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है इसलिए कई बार इसमें से पूछ लेता है। तो ध्यान रखना, अगर एलिल हैलाइड आ जाए, एलिल हैलाइड जानते हो ना कौन सा होता है? डबल बॉन्ड के आगे सिंगल बॉन्ड वाला, पहले डबल बॉन्ड होता है फिर सिंगल बॉन्ड वाला, वो एलिल हैलाइड होता है। ये यहां पर लिख देता हूं मैं, देखिए ये रहा एलिल हैलाइड, ये रहा। अगर ये एलिल हैलाइड आ जाए तो ये तृतीयक से भी फास्ट रिएक्शन देगा, और एलिल से ज्यादा फास्ट देता है बेंजील हैलाइड। एलिल से भी फास्ट रिएक्शन कौन सा देगा? बेंजील हैलाइड। बेंजील हैलाइड देखिए ये था, बेंजीन के ऊपर एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन और उसके आगे हैलोजन, तो इसकी जो रिएक्शन है वो एलिल हैलाइड से भी ज्यादा फास्ट होती है। ये दो चीजें आप और ध्यान में रखिएगा, यानी सबसे फास्ट रिएक्शन देता है बेंजीन, फिर एलिल, फिर तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक और फिर उसके बाद में मेथिल। इनकी क्रियाशीलता का क्रम ये होता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है? अगर आप ये भी जानना चाहें तो इसके लिए भी मैं आपको एक लाइन और बता देता हूं कि इन दोनों में अनुनाद पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है। एलिल हैलाइड और ब्यूटिल हैलाइड के जो कार्बोकैटायन बनते हैं उन कार्बोकैटायनों में अनुनाद पाया जाता है, और अनुनाद जिसमें पाया जाता है वो यौगिक या वो स्पीशीज हमेशा बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो ज्यादा स्थायी होते हैं। इसलिए ये दोनों कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होते हैं तृतीयक से भी, क्योंकि अनुनाद से स्थायी होते हैं। अनुनाद के कारण इनकी जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये बात हो गई इनकी क्रियाशीलता की, एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन के सापेक्ष इनकी क्रियाशीलता। रासायनिक क्रियाशीलता के बाद में इनकी थोड़ी सी जो त्रिविम में विन्यास होते हैं उनके बारे में अपन और चर्चा कर लेते हैं। इसमें भी एक दो छोटी मोटी डेफिनेशन बढ़ती है तो उसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। ये देखिए SN1 रिएक्शन की मैंने दोनों स्टेप लिखे हैं। जैसे ये मेथिल हैलाइड है CH3X, इसकी पहली रिएक्शन हुई जिसमें ये बॉन्ड टूट गया और CH3+ बन गया। दूसरी स्टेप पर ही CH3+ पर नाभिक स्नेही ने आक्रमण किया और दोनों ने जुड़ करके उत्पाद बनाया। अब देखिए इसकी त्रिविम में जो विन्यास होता है वो अपन इस प्रकार से लिखते हैं। कार्बन चूंकि अपन जानते हैं चतुष्फल के रूप से होता है, तो ये कार्बन की मैंने चतुष्फल की ज्यामिति बना दी है इस प्रकार से। ये देखिए इस चतुष्फल की ज्यामिति में देखिए ये कार्बन और ये दोनों हाइड्रोजन, ये तो अपन जानते हैं कि ये जो अपना बोर्ड है इसके प्लेन में बने हुए समतल में। इसके अलावा ये वाला जो हाइड्रोजन है ये दीवार में पीछे की तरफ जा रहा है, और ये वाला जो हैलोजन है ये सामने की तरफ यानी आपकी तरफ जुड़ा हुआ है, कैमरे की तरफ आ रहा है। इस प्रकार से होता है CH3X। जबकि इसका जो पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूटने के बाद में ये कार्बोकैटायन बनता है, यानी ये वाला बॉन्ड टूट गया। ये बॉन्ड टूटने के बाद में जो CH3+ कार्बोकैटायन का निर्माण होता है ये बिल्कुल से समतल होता है, समतल त्रिकोणीय होता है इस प्रकार से 120 डिग्री पर, क्योंकि अब तीन हाइड्रोजन बचे हैं, कोई लोन पेयर वगैरह कुछ है नहीं। तो अपन जानते हैं 4 के लिए ज्यामिति चतुष्फल की होती है, लेकिन 3 के लिए तो समतल त्रिकोणीय होती है। तो ये तीनों हाइड्रोजन अब समतल त्रिकोणीय में यानी 120 डिग्री पर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल से समतल है, प्लेनर है। इस तरह से मेरे हाथ की तरह कि यहाँ पर कार्बन हो गया, इस तरह से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, बिल्कुल से प्लेनर हो गया इस तरह से। अब ये जो नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, तो ये जो नाभिक स्नेही है इस पर आक्रमण करने के इसके पास में 2 संभावनाएं बढ़ती हैं। कितनी संभावनाएं बढ़ती है? 2 संभावना। ये देखिए प्लेनर नाभिक स्नेही, ये सॉरी कार्बोकैटायन है जिसमें मान लीजिए यहाँ पर कार्बन और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, और ये मान लीजिए नाभिक स्नेही है। तो जो नाभिक स्नेही है ये इसके ऊपर हो सकता है कि इधर से आकर के आक्रमण कर दे, या फिर हो सकता है कि इधर से आकर के आक्रमण कर दे। भाई दोनों तरफ से कर सकता है, संभावनाएं दोनों तरफ है, यानी 50-50% संभावनाएं होती है। यानी नाभिक स्नेही का 50% आक्रमण होता है सामने की फ्रंट साइड से, और 50% आक्रमण होता है बैक साइड से। दोनों साइड से बराबर आक्रमण होता है। अब देखिए दोनों साइड से बराबर आक्रमण होकर के क्या बनेगा। मान लीजिए सपोज कि जो आक्रमण है वो सामने से हुआ, नाभिक स्नेही का पहले सामने से आक्रमण करवा दे, सामने से आक्रमण हो गया। तो जब सामने से आक्रमण होगा तो देखिए जो प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से बनेगा। ये लीजिए नाभिक स्नेही यहां पर सामने की तरफ यहां पर आकर के जुड़ेगा, बाकी के 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। 50% तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में। बाकी का जो 50% है वो दूसरे प्रकार का बनेगा। वो देखिए किस प्रकार का बनेगा।
ये 3 मैं जोड़ देता हूं इस पर हाइड्रोजन। अब आप ये सपोज कर लीजिए कि बाकी का जो नाभिक स्नेही है वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, यानी जो बाकी के जो नाभिक स्नेही है वो इधर से आक्रमण करके और ये लीजिए यहां पर जुड़ रहे हैं, ये लीजिए। इस प्रकार से कुल 2 प्रकार के अपने पास में प्रोडक्ट बनते हैं तो हालांकि दोनों सेम ही, ये भी देखो CH3NU और ये भी CH3NU, लेकिन दोनों की ज्यामिति भिन्न भिन्न होती है, दोनों की ज्यामिति भिन्न भिन्न होती है और ये दोनों एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी होते हैं, ध्रुवण समावयवी होते हैं और दोनों बराबर बनते हैं 50-50%। 50% ये बनता है, 50% ये बनता है। दोनों में से कोई सा एक अगर डी रूप, मान लीजिए ये डी रूप है तो ये जो दूसरा है ये एल रूप होगा। ध्रुवण समावयता, प्रकाशिक समावयता, ये देखिए क्या होती है, ये आगे चल करके अपने चैप्टर में आएंगे, हालांकि 9th चैप्टर में थी लेकिन वहां से चूंकि इनको सिलेबस से हटा दिया गया है इसलिए मैंने वहां पर इनके बारे में चर्चा नहीं की। प्रकाशिक समावयता आगे चल करके अपने एक चैप्टर में आएगी। फिलहाल तो आप ध्यान रखिए कि एक प्रकार की समावयता होती है जिसको प्रकाशिक समावयता कहते हैं और उसमें 2 समावयवी बनते हैं, एक समावयवी को डी के नाम से जानते हैं, एक को एल समावयवी के नाम से जानते हैं। तो ये 2 प्रकार के। और ध्यान रखिए जब भी डी और एल दोनों 50-50% मिले हुए होते हैं ना तो उस मिश्रण का नाम होता है रेसेमिक मिश्रण। रेसेमिक मिश्रण यानी SN1 अभिक्रिया में आप ये कह सकते हैं कि रेसेमिक मिश्रण का निर्माण होता है। 50% डी और 50% एल अगर मिले हुए हो दोनों बराबर 50-50 तो इस प्रकार का जो प्रोडक्ट होता है अपने पास में मिश्रण होता है उसको रेसेमिक मिश्रण कहा जाता है। एक पॉइंट तो अपने को रेसेमिक मिश्रण ये ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसका विन्यास देखा जाता है कि विन्यास वो का वही है या चेंज हो गया। अगर जैसा विन्यास अभिकारक का था सेम वैसा ही विन्यास मान लीजिए उत्पाद का रह जाए तो उस प्रोसीजर को अपन कहते हैं विन्यास का धारण होना। विन्यास का धारण, जैसे ये अपने पास में रिएक्टेंट था, इस रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट तो ये बना, तो देखिए दोनों का विन्यास सेम है, जहां से हैलोजन निकला है ठीक वहीं पर नाभिक स्नेही जुड़ा है, दोनों के विन्यास में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इस प्रक्रिया का नाम होता है धारण, रिटेंशन। धारण किसे कहते हैं? यदि किसी विक्रिया में उत्पाद का विन्यास बिल्कुल ठीक जैसे अभिकारक के विन्यास के समान होता है तो उसे विन्यास का धारण कहा जाता है। जबकि ये वाला जो दूसरा प्रोडक्ट है इसको आप गौर से देखिए, इसमें विन्यास सेम नहीं है। आपने देखिए H माइनस को निकाला किधर से? सामने की तरफ से निकाला, और जो नाभिक इसलिए आकर के जुड़ा है वो जुड़ा है पीछे की तरफ, बैक साइड में जुड़ गया, यानी विन्यास बिल्कुल से हो गया है रिवर्स, अपोजिट हो गया। पहले हैलोजन इस तरह से सामने की तरफ जुड़ा हुआ था, अब नाभिक स्नेही वो पीछे जाकर के जुड़ गए, उल्टा जुड़ गया है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं विन्यास का प्रतिलोमन, यानी 50% विन्यास का धारण हो गया और बाकी के 50% विन्यास का क्या हुआ है? प्रतिलोमन हुआ है। इसको वाल्डन प्रतिलोमन भी कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया में 50% धारण होता है, 50% प्रतिलोमन होता है। SN1 अभिक्रिया में जो कार्बोकेटाइन होता है उस पर नाभिक स्नेही का 50% फ्रंट साइड से अटैक होता है, 50% बैक साइड से अटैक होता है। आप ये कह सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया में रेसेमिक मिश्रण का निर्माण होता है, यानी 50% डी रूप और 50% एल रूप दोनों का मिक्सचर बनता है जिसे अपन रेसेमिक मिश्रण कहते हैं। तो ये थे SN1 अभिक्रिया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आप ये मान लीजिए कि लगभग 99% आपके 2 मार्क्स आज के वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक बिना स्किप किए हुए देखा है तो बिल्कुल से आप ये कंफर्म मान सकते हैं कि आपके 2 मार्क्स हैं वो एग्जाम में बिल्कुल से कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि 99% SN1 रिएक्शन का क्वेश्चन SN1 अभिक्रिया में से पूछा जाता है। और चूंकि इस बार सिलेबस शॉर्ट किया गया है तो इस बार संभावना मुझे ये लग रही है कि SN1 रिएक्शन में से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक SN1 में से, दूसरा SN2 या इसके एग्जाम्पल में से आ सकता है। तो नेक्स्ट 2 वीडियो में बाकी के जो 2 मार्क्स है वो भी अपन कंप्लीट करने वाले हैं। आज के वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।